हेमोलाइसिस होने लगेगी। हेमोलाइसिस होने लगेगी तो उसको शिवरिंग होने लगेगी, जैसा मलेरिया में होता है। मलेरिया का सिम्टम और किसी मिसमैचिंग सिम्टम एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि वहां भी शिवरिंग जो होती है वो आरबीसी के ब्रेक डाउन की वजह से होती है, जो कि प्रोटोजोल करता है। अरे एकदम क्लियर बात है। इसी तरह से उसका ब्लड जो है ब्रेक डाउन होने लगेगा, आरबीसी ब्रेक डाउन होने की मिसमैचिंग हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है अगर नहीं संभाला गया तो। नहीं संभाला गया तो उसको डेथ हो। इसीलिए हमेशा एक ही मैच ब्लड को हम एक ही मैच देते हैं, क्या मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि क्योंकि एंटीबॉडी हमारे पास, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मौजूद होता है। एंटीबॉडी किसका मौजूद होता है? एंटीबॉडी मौजूद होता है वो जो मेरे पास, जो एंटीजन मेरे पास नहीं है। एंटीबॉडी हमेशा वो होगा जो एंटीजन के नहीं होगा, वो मेरे पास एंटीबॉडी। अब जैसे इसीलिए सवाल उठता है कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन है क्या? नहीं है। नहीं सर। नहीं, लेकिन उसमें एंटीबॉडी है ए बी, एंटीबॉडी ए बी दोनों मौजूद है ना, एंटीबॉडी ए बी दोनों मौजूद है, लेकिन उसमें एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी मौजूद है, तो एंटीबॉडी ए बी के मौजूद रहने से क्या होगा? उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका ब्लड ग्रुप वही रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप। अब इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ना? यस सर। कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये कहते हैं जो अब जब हम इसको, हम जब ब्लड देने जा रहे हैं, जो ब्लड को ग्रुप देना है इमरजेंसी कंडीशन पे, अब जब हम ब्लड देने जा रहे हैं तो उसमें एंटीजन मौजूद नहीं है। क्या मौजूद है? एंटीबॉडी मौजूद। अब जब ये किसी को देगा तो जब एंटीजन दिया ही नहीं है तो एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन नहीं होगा। हमेशा एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन होता है एंटीबॉडी का। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जब एंटीजन दिया है लेकिन उसमें तो एंटीजन है ही नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगा, इजीली एक्सेप्टेबल होगा, दे सकता है। अब इसी को हम बदल दें। अब इसमें क्या रखना है? ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए होगा, क्योंकि नाम तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ये एंटीजन होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी? जो एंटीबॉडी क्यों होगी बी? अगर एंटीबॉडी ए हो जाए ब्लड ग्रुप ए के पास तो सर्वाइवल ही नहीं होगा। सर्वाइवल इसलिए नहीं होगा कि ए और ए, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए रिएक्ट कर जाएगा। पहले दिमाग में बैठा रहता है कि नहीं एंटीबॉडी बी के साथ, ऐसा कभी नहीं होगा। एंटीजन ए का एंटीबॉडी ए के साथ ही रिएक्शन होना है, एंटीजन बी का एंटीबॉडी बी के साथ ही रिएक्शन होना है, जो कि अपने ब्लड में नहीं मौजूद होता, दूसरे के ब्लड में मौजूद होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात रहती है कि जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी। इस पे कभी गौर किया? नहीं किया होगा आप लोगों ने। जब हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, है ना, कई किताबों में लिखा हुआ है, जब हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें जो हम लोग वायल लेते हैं उसमें लिखा रहता है एंटी सीरम। सीरम नहीं लिखा रहता है, एंटी सीरम ए लिखा रहता है, एंटी सीरम बी लिखा रहता है ना, एंटी सीरम बी, एंटी सीरम ए लिखा रहता है। एंटी सीरम, अब बताना क्या है कि अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है एंटी सीरम ए में, जब हम रिएक्ट कर जाता है तो उसको कह देते हैं ये ब्लड ग्रुप ए है। बी वाला बी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो इसको कह देते हैं ब्लड ग्रुप बी है। नहीं रिएक्ट करता है तो कह देते हैं ओ है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि जो एंटीजन ए वाले के साथ किसका, कौन से एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा बताइए? फिर वही बी का नहीं होगा, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए का ही रिएक्शन होगा। यही बात तो जानना है, यही तो गलत है। एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए का ही रिएक्शन होगा। तो जिसमें सीरम, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे एंटी सीरम ए लिखा हुआ है इसमें जो एंटीबॉडी मौजूद है ना, हमने ब्लड निकाल करके 4 में डाल दिया, उसमें मिलाते जाते, इसमें जो एंटीबॉडी मौजूद है, जो एंटीजन ए के साथ रिएक्ट कर रही है, ये एंटीबॉडी कहाँ से आई होगी? ब्लड ग्रुप बी से आई होगी या ब्लड ग्रुप ए से आया होगा? ये मेरा सवाल है। बी से आया होगा। इसीलिए एंटी सीरम लिखा रहता है। सीरम मतलब वो है जहाँ पे प्लाज्मा से अगर फाइब्रोनिन निकाल लिया जाए तो उसको हम सीरम कहते हैं। सबको मालूम है ना? सबको मालूम है सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा से जब फाइब्रोनिन निकल जाता है तो उसको हम सीरम कहते हैं। ये बात सबको मालूम होना चाहिए। हाँ, अब एंटी सीरम इसलिए उसको कह रहे हैं कि उस ब्लड से ना निकाल करके हमने दूसरे से निकाला। ये ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए मौजूद होगा, ए के साथ रिएक्ट करेगा, हम कह देंगे ब्लड ग्रुप ए हो गया। एंटीबॉडी बी के साथ बी का रिएक्शन होगा, सीरम ए से निकाला गया, उसको कह देंगे इसका रिएक्शन। कोई रिएक्शन, अब देखिए दोनों एंटीबॉडी को मिलाया जा रहा है, ए को भी मिलाया जा रहा है, बी को भी मिलाया जा रहा है।
और ब्लड आपने निकाल करके पेट्री डिश में लिख दिया है, लेकिन रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एंटी सेरम ए में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बी में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तीसरे वाले में भी कोई। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, तभी तो हम वो कह रहे हैं। इसका तो ये मतलब होना कि ब्लड ग्रुप जो ओ को हम कह रहे हैं, यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीबॉडी मौजूद है, लेकिन एंटीजन नहीं था, इसलिए वहां किसी भी एंटी सीरम का रिएक्शन नहीं आया। इसलिए एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करती, अदरवाइज उसको कुछ नहीं करेगी, है ना, अदरवाइज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ऐसा है कि जैसे कोई भी कुत्ता है, वो किसी खास आदमी को देख के भौंकता है, बाकी उसको दूसरे से मतलब नहीं, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। तो सेम इसी तरह से एंटीबॉडी जब ही रिएक्ट करेगी जब उसका मैचिंग, है ना, उसका कंप्लीमेंट्री एंटीजन मौजूद हो। अब यहाँ पे एंटीबॉडी ए भी डाल रहे हैं, बी भी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप उसका वो होगा, एंटीजन ए मौजूद है तो होगा। और हमेशा कंप्लीमेंट्री अलग तरह का एंटीबॉडी रहेगी, एक ही तरह की एंटीबॉडी रहेगी तो अपने ही ब्लड को खत्म कर देगी, है ना। यानी कि आप जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी होना ही है प्लाज्मा में, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीबॉडी ए होना ही है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें दोनों एंटीबॉडी मौजूद होगी, क्योंकि एंटीजन से कोई मसला नहीं, नेचर है। और अगर ब्लड ग्रुप ए भी हुआ, यानी कि एंटीजन ए भी हुआ और एंटीजन बी भी हुआ, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, जल्दी बताइए। इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी सर, नहीं होगी। अगर एंटीबॉडी कोई भी होती तो क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन मौजूद है, कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता, नेचर। अगर ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी डाल दिया जाएगा, रिएक्ट कर जाएगी। इसीलिए नेचर ने क्या रखा, अगर जिसके पास दोनों एंटीजन है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना आराम से रहता है, एंटीजन के साथ रहता है। यही है, याद रहेगा। आई थिंक सबको याद रहना चाहिए जिंदगी भर, यस सर, है ना। तो हमेशा बस थोड़ी एक ही चीज याद रखेंगे कि ब्लड ग्रुप का जो नॉमेनक्लेचर है उसके एंटीजन पे डिपेंड करता है, एंटीबॉडी से लेना देना नहीं है। एंटीबॉडी कंप्लीमेंट्री होती है, अलग तरह की होती है, और वो प्लाज्मा में मौजूद होती है ना। एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट 8000 से ज्यादा होता है, याद रखिएगा। एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट 8000 से ज्यादा होता है, अदरवाइज उसको हैप्टेन कहते हैं। चलिए पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। बोहरान के बारे में बात हो रही थी, बोहरान लास्ट है, बोहरान जो है शरह अस्बाब का लास्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नोट्स लिख के मंडे से जो पढ़ेंगे, मंडे से हम लोग फिर वापस आएंगे इसकी तरफ। आगाज अमरादों से बहुत सारी चीज़ बताने की चीज़ें हैं, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे बहुत जल्द। अब फिर एक हफ्ते सिर्फ मॉडल पढ़ेंगे। सबसे पहले मंडे को टेस्ट है, मंडे को मंडे के बाद, है ना। इसलिए 2 दिन से टेस्ट की तैयारी कीजिए आप लोग अच्छे से, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, टेस्ट की तैयारी कीजिए। क्या तारीख से रिवाइज कर लीजिए, उम्र तबिया को रिवाइज, यही जिस दिन होगा उसको कुरान के मतलब फाइल, यानी इधर या उधर। हुकुम फाजिल के हैं ये सब वर्ड वाले याद रहना चाहिए। कुरान का मतलब हुकुम फाजिल, कोई भी इधर या उधर। छोटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटे बहरान की मुद्दत 72 घंटे की होती है, यानी इस वक्त आदमी बहरान की कैफियत में रहेगा और वहाँ पे उसको पता चल जाए कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बहरान के माने जो है सिलसिले खिताब है, बिल्कुल हुक्म दे देना। हाँ, बहरान ज़्यादातर अमराज हादा में होता है, तहल्लुल ज़्यादातर या अमराज मुज़मिना में होता है। अमराज मुज़मिना तहल्लुल के साथ खत्म होते हैं और अमराज हादा में बहरान होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अमराज तरकीब और तफरुक अफसाल में कोई बहरान नहीं होता, यानी कि अगर हड्डी टूट गई है तो इसमें किसी तरह का बहरान नहीं होगा, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ज़ातुर्रिया बहरान की तरफ से ख़त्म होता है, 8वें दिन बहरान होता है। अब ये जो 8वें दिन बहरान कह रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ है कि ज़ातुर्रिया खत्म होता है, इसमें मरीज भी खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहरान खत्म होता है, बजरिए बहरान खत्म होता है, मतलब बजरिए बहरान खत्म होता है मतलब मरीज खत्म हो जाए या मर्ज खत्म हो जाए, कोई एक चीज हो जाएगी, 8वें दिन होगा ये। अगर बहरान जय्यद है तो मरीज ठीक हो जाएगा, अगर बहरान रद्दी है तो मरीज मर जाएगा। क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। यस सर।
जो तारिक मसूद साहब है ना, वो हमेशा बोलते रहते हैं बोलो भाई देखा है कि नहीं उसका वो? यस सर। तो जब नहीं दिखाई दे तो मुझे ही बोलना पड़ता है बोलो भाई। यस सर। ठीक, अब ये हो गया कि बोरान एक टाइम है, 8वें दिन जातुल रिया का बोरान 8वें दिन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 8वें दिन वाक्य होता है जातुल रिया का बोरान। अब बोरान जइयत होगा, ठीक हो जाएगा, बोरान ताम होता हो जाएगा। ज्यादातर हुए आते हैं आदमी किसी बोरान की शक्ल में। बोरान जइयत ताम पूरी तरह फता, बोरान जइयत नाकिस आदि फता, बोरान रद्दी जिसमें दूसरा नाम अतब है, ये आया था हलाकत, रद्दी ताम है तो खत्म हो जाएगी कहानी, मर्ज की पूरी यानी मौत हो जाएगी। मर्ज को आदि फतह, किसी को क्या, अब ये मर्ज को आदि फतह कैसे करेंगे? किसी को हो गया है पैरालिसिस, पैरालिसिस हो गया, वो अटैक पड़ गया, तो पैरालिसिस कुछ लेवल पे जाकर के रुक जाएगी, है ना? यानी कि मरीज ना पूरी तरह से सही होगा, ना उसकी वजह से पूरी तरह से वो फॉलिज के ही कंडीशन में रहेगा, थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे आदि फतह। ना मरीज जीता ना मर्ज जीता, है ना? हाँ ठीक है। हाँ, आदि फतह। बोरान इंतकाली जिसके बाद बदन में फोड़े फुंसियां निकल आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतकाल से का मतलब इंतकाल नहीं समझना है ना? अगर नहीं समझेंगे तो मतलब बोरान इंतकाली जिससे मरीज का इंतकाल हो जाता है, ये ऑप्शन में रहेगा। बोरान इंतकाली जिससे मरीज का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद बदन में फोड़े फुंसियां निकल आते हैं, तो हमें याद रखना कि भाई ऐसा है, बोरान इंतकाली में बदन में फोड़े फुंसियां निकल आती हैं, है ना? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सब तो खैर याद करना, चौथा दिन 7वां दिन। देखिए अब इसमें यौम अंदाज करते हैं जिस दिन लगाया जाए बोरान है। अब इसमें अयाम बोरान में देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसमें आएगा कौन सा दिन बोरान का नहीं होता। चौथा दिख रहा है, 7वां दिख रहा है, 11वां दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 5वें दिन कोई बोरान नहीं होता है ना? आ सकता है तो चौथे दिन हो सकता है, बीमारी के हिसाब से 7वें दिन हो सकता है, ये सब बोरान के दिन है, लास्ट 40वें दिन हो सकता है। खत्म, काम खत्म हो गया, बोरान की बातें खत्म हो गई। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़ लिए मतलब उम्मा जो है वो आपको, अगर इसमें से 50% चीजें भी आपके जहन में रह गई तो समझिए कि उम्मा आपकी तैयारी होगी, है ना? 50% चीजें भी अगर जहन में रह गई लिखने के बाद, पढ़ने के बाद, तो समझिए कि उतनी तैयारी हो गई जितनी हमें जरूरत है एमटी के लिए, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करना है, मोटी मोटी चीजें याद रहनी चाहिए पूरे सिलेबस से, सवाल पता नहीं कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं बंद, और आने वाले